हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका आपकी अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में और आपके अपने चैनल कैल्विन पर। तो भाई यहाँ पे चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है उन बच्चों के लिए जो भाई स्कूल के एग्जाम या फिर टेस्ट से हैं परेशान और बोलते रहते हैं सर क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कितनी किताब पढ़ें, कितने क्वेश्चंस करें, कहां से करें, एनसीईआरटी करें, ये करें वो करें। तो भाई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम ले आए हैं एक जगह पर ताकि आपको कुछ और पढ़ने की या इधर उधर घूमने की जरूरत ना पड़े, सबका सब काम आपका एक जगह पर हो जाए। तो भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक जगह पे लिए हैं, उसकी वीडियो हम लोग बना रहे हैं। और हमारा जो चल रहा है चैप्टर अब चल रहा है लॉज ऑफ मोशन में लॉज ऑफ मोशन हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें कि हम लोग अब जो है डेरिवेशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर के रह गए थे तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं। और भाई इसके अलावा जो है ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनको भी बेसिक कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो उनका भी जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर आपको बनानी है तो भाई उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, उनको भी करना बहुत जरूरी है। तो आज हम जो है डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के या स्कूल एग्जाम के इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अच्छे खासे नंबर का डेरिवेशन आता है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। और आप जो भी डेरिवेशन में कराऊंगा या कोई भी डेरिवेशन आप अगर करते हो तो आपको जो है कम से कम 2-3 बार उसको खुद पेपर पे लिख के करना है, बिना देखे। जब आप करने लगोगे उसे 2-3 बार करके तब मानना कि आपको डेरिवेशन आ गया है, ठीक है। तो अब जो भी हम डेरिवेशन करने वाले हैं आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। और दूसरा भाई ये भी ध्यान रखना कि जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें कुछ 1-2 पॉइंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखने की क्या क्या पॉइंट हमने लिए। जैसे मान लो आपको कोई डेरिवेशन किया आपने, तो आप लिखोगे कि पहले हम ये करते हैं, फिर हम ये करते हैं, फिर हम ये करते हैं। कैसे कैसे करते हैं तो बहुत स्टेप होते हैं, 2-3 स्टेप होते हैं, मैंने उसमें कई सारे स्टेप होते हैं। लेकिन आपको अगर मोटा मोटा पता है कि ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो पेपर में आप भूलोगे नहीं। आप जो उस ऑर्डर में करोगे तो बाकी तो आप ले आओगे फिर, अगर आपने प्रैक्टिस की है। तो ये ध्यान रखना कि आपको प्रैक्टिस करनी है और जो 2-3 स्टेप मेन होते हैं वो आपको लिखने हैं। जहां पे स्पेशली बड़े डेरिवेशन होंगे वहां पे आपको मोटा मोटा स्टेप लिखना है कि हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेरिवेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन रिलेटेड टू दिस। तो भाई सबसे पहला डेरिवेशन हमारे सामने आ गया है, आज के वीडियो की हो चुकी है शुरुआत। और भाई आप लोग ये भी लिखना कि आपने क्या सारी वीडियोस की देख ली है, बाकी जो हमने की है न्यूमेरिकल की, और आपकी जो फिजिक्स कैसे चल रही है, कोई इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, जरूर लिखिएगा। तो भाई ये है स्टेट न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ आपको बताना है क्या होता है। एक्सप्रेसेस मैथमेटिकली ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो आपको बताना है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या है न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो कई बच्चे बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ इक्वल टू एफ ए, एफ इक्वल टू एम ए। तो वो एफ इक्वल टू एम ए वहां से निकल के आता है। एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, तो न्यूटन की एक्चुअल स्टेटमेंट है इट स्टेट दैट कि एक बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एफ हमारा क्या होता है, एफ हमारा होता है डीपी बाय dt। तो एफ हमारा जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल होता है डीपी बाय dt के, या डेल्टा पी भी लिख सकते हो आप लोग अगर आप डिफरेंशियल नहीं समझते तो यू कैन राइट डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। एंड डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। एंड यहां पे अगर जो है हम लोग डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी हमारा होता है मोमेंटम, पी क्या होता है मोमेंटम, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। यानी कि देखो चेंज इन मोमेंटम लिखोगे तो डेल्टा एम वी लिखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है यूजुअली आपका वी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सॉरी एम आपका कांस्टेंट होता है, वी आपका वेरी करता है। तो चेंज इन मोमेंटम में जो है वी आपका वेरी करेगा। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या आएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ऐसे लिख सकते हो, अपॉन में टाइम, ठीक है। पी फाइनल मतलब एम इंटू वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल अपॉन में टाइम डेल्टा टी। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, मैं क्या करता हूं इसको मिटा देता हूं, मैं इसका यूज नहीं कर रहा तो मैं इसको हटा देता हूं। तो अब तक हमने क्या किया, देखो अब तक हमने लिखा कि F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है, P हमारा ये होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इक्वल टू ये है, ठीक है। अब यहां से क्या है हमारा, दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल आया अभी, ठीक है। अभी क्या है प्रोपोर्शनल, एक्चुअली क्या आता है F इक्वल टू K टाइम्स डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो
के टाइम्स आएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, पी आपका ये होता है तो ऐसे क्या आ गया, के टाइम्स ये आ गया, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के टाइम्स ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एफ इक्वल टू के टाइम्स एम, एम तो कांस्टेंट है बाहर ले आओ, वी एफ माइनस वी आई अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो एम आपका जो है यूजुअली कांस्टेंट होता है, मैंने क्या सब यूज किया, यूजुअली। कई बार नहीं भी होता है, अगर मास आपका वेरिएबल है तो वेरिएबल मास का भी कंसेप्ट होता है, उसके लिए अलग हम लिखते हैं, लेकिन जब आपका मास यूजुअली कांस्टेंट होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये आपका आया के इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है आपको पता होगा, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या आया, एफ इक्वल टू के एम ए। आप कहोगे सर ये क्या ड्राइव कर दिया, एफ इक्वल टू एम ए होता है, के कहां से आ गया। तो जो के एक्चुअली होता है फॉर्मूले में, लेकिन क्या होता है कि जब हम हमने जो है ऐसा यूनिट डिफाइन करी फोर्स की, एक्सेलरेशन वगैरह की, तो उसमें के की वैल्यू जो है 1 आ जाती है, के की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो फॉर एसआई यूनिट या फॉर सीजीएस यूनिट हमारी क्या होती है, के की वैल्यू 1 होती है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इक्वल टू एम ए। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया कि एफ इक्वल टू, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, उससे हमने ड्राइव कर दिया फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन। तो जो एक्चुअली न्यूटन का सेकंड लॉ है वो बोलता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां से फोर्स प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम आया, फिर आपने इसकी वैल्यू पुट करी और फाइनली आपने क्या निकाल दिया, एफ इक्वल टू एम ए। तो आपको ये मोटे मोटे स्टेप याद रखने हैं कि हम कैसे कैसे करते हैं। आई होप क्लियर रहेगा, सबको क्लियर रहेगा। चलिए अगला डेरिवेशन देखते हैं। यहां पे प्रूव किया, यहां पे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रूव दैट सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो सेकंड लॉ ही रियल लॉ है, मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है बेकार है। बेकार मतलब कि वो सेकंड से आप फर्स्ट और थर्ड भी प्रूव कर सकते थे, वो कोई अलग लॉ नहीं है, वो इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है ये रियल लॉ है। अच्छा, लॉ क्या क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ बोलता है कि जब तक आप किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ना तो वो चलेगी ना वो रुकेगी, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। इफ इट इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, इट इज अ मोशन इट विल बी मोशन, अगर एक डायरेक्शन में चल रही है चलती रहेगी, है ना, ये हम बोलते हैं। तो अगर हमें रोकना है किसी बॉडी को तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। ये फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है, अभी आपने देखा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबको पता है लॉ, थर्ड वाला तो ठीक है, सबको पता होता है, ये साइंस जो नहीं पढ़ते उनको पता होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो 3 लॉ है हमारे, हमें प्रूव करना है कि जो सेकंड लॉ है उसी के अंदर फर्स्ट भी आ जाता है, उसी के अंदर थर्ड भी आ जाता है। मतलब ये इसी लॉ से हम ये दोनों लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, एक ही लॉ है एक्चुअली। ठीक है, तो 3 लॉ नहीं है, एक ही लॉ है, ये आपको प्रूव करना है, रियल लॉ है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, अगर मैं प्रूव करूं कि फर्स्ट लॉ, कैसे प्रूव करोगे सेकंड लॉ से। अगर हम सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव कर सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट अगर प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि सेकंड ही के अंदर फर्स्ट भी है ना, तो कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि बॉडी जो है चलेगी नहीं जब तक आप उसे फोर्स नहीं लगाओगे, या रुकेगी नहीं जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे। अब देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है, एज पर सेकंड लॉ, अभी आपने देखा एज पर सेकंड लॉ फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एम ए, और ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम ए। नाउ इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो दिस इंप्लाइज दैट एम ए इज जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट ए इज जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट वी इज कांस्टेंट। भाई ए जीरो कब होता है, ए जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, मतलब ये तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वो कांस्टेंट है मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मतलब सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा, सेम स्पीड से चलता रहेगा, जब तक क्या नहीं होगा, जब तक फोर्स जीरो होगा या फिर फोर्स नहीं होगा तब तक वो सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है। तो हमने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया, यानी फर्स्ट लॉ कोई इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड लॉ से प्रूव हो सकता है। ठीक है, कोई नया लॉ नहीं है फर्स्ट लॉ, तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि जो थर्ड लॉ है वो भी हम इससे प्रूव कर सकते हैं, कि सेकंड लॉ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं थर्ड लॉ को भी। कैसे प्रूव करेंगे, थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक बॉडी अगर इस पे फोर्स एफ लगा रही है तो ये इस पे माइनस एफ लगा रही है ना, ऐसा कुछ होता है। तो मान लो कि 2 बॉडी हैं, लेट अज्यूम 2 बॉडीज, 2 आइसोलेटेड बॉडी, मतलब इसमें कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा, हम लोग केवल इन्हीं के फोर्स की बात कर रहे हैं आपस में। 2 आइसोलेटेड बॉडीज 1 एंड 2, बॉडीज 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2, ये मिट क्यों रहा है, अच्छा ठीक है अभी आ जाएगा ये 1 एंड 2। तो मान लो 2 बॉडी है हमारी, एक और ये 2 है।
अब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, मान लो 1 वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, 2 वाला इस पे लगा रहा है, मान लो दोनों टकराई, टकराने के बाद दोनों ने फोर्स लगाया। अब मान लो जब टकराई है तो इन्होंने जो फोर्स लगाया, एज्यूम कि उन्होंने जो फोर्स लगाया, इस पे जो फोर्स लगा ये मान लो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, और ये जो इसने इस पे लगाया वो फोर्स ऑन किस पे है, 2 पे ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, मान लो ऐसा है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें थर्ड लॉ प्रूव करना है। थर्ड लॉ मतलब कि ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, मतलब F12 जो है माइनस F21 के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, यूजिंग द सेकंड लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। तो प्रूव करते हैं। एज पर सेकंड लॉ क्या होता है, देखो मान लो ये बॉडी टकराई, बॉडी जब कोलाइड करी तो इनमें फोर्स ये लगाया, तो अगर फोर्स ये लगाया तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा हमारा, मान लो फोर्स ये लगाया, ठीक है, तो जो हमारा फोर्स होता है एज पर सेकंड लॉ क्या होता है, एज पर सेकंड लॉ जो फोर्स होगा वो होगा हमारा F12 पे जो फोर्स लगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, बॉडी 1 का जो मोमेंटम चेंज होगा अपॉन में टाइम। ठीक है, ऐसे जो फोर्स 2 ने F21 होगा, फोर्स जो 2 पे लगा होगा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 इन सेम टाइम। सेम भाई दोनों फोर्स सेम टाइम पे लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं, है ना, तो टाइम बराबर है दोनों। तो ये इसका चेंज इन मोमेंटम आया, वो उसका चेंज इन मोमेंटम आया। इससे हमारा क्या निकल के आया, इससे निकल के आया हमारा कि डेल्टा P1, ये सेकंड लॉ से आया हमारा। अब डेल्टा P1 क्या है इससे हमारा, डेल्टा P1 इक्वल टू F12 डेल्टा T, और ये क्या निकल के आया P2, P2 इक्वल टू F21 डेल्टा T, F21 डेल्टा T, ये निकल के आया। ठीक है, अब देखिए फॉर टोटल सिस्टम, फॉर कंप्लीट या बोथ बॉल टेकिंग कंबाइंड, अगर हम पूरे सिस्टम के लिए, फॉर होल सिस्टम के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना है, होल सिस्टम चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2, यही होगा चेंज इन मोमेंटम इसका। भाई पहले का कितना चेंज हुआ, दूसरे का कितना चेंज हुआ, दोनों को हमने ऐड कर लिया, ये आया। ओके, अब पहले का चेंज इन मोमेंटम कितना था, जो पहले पे फोर्स लग रहा था 1 पे ड्यू टू 2 इंटू डेल्टा टी, ये आया था हमारा निकल के, और इसका क्या निकल के आया था F21 डेल्टा टी, ये निकल के आया था। ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आया टोटल। अब अगेन हम अगर सेकंड लॉ लगाएं, अगेन हम अगर सेकंड लॉ लगाएं तो हमें पता है सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ सेज दैट एज पर सेकंड लॉ, एज पर सेकंड लॉ चेंज इन मोमेंटम जो होता है इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू डेल्टा टी होता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डेल्टा टी। अब ये सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है, इसमें जो फोर्स लग रहा है इट इज इंटरनल फोर्स, हमने पूरे को सिस्टम मान लिया आइसोलेटेड सिस्टम, तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एज एक्सटर्नल is 0, so this implies that delta P is 0 and this implies that ये चीज 0 हो जाएगी, यानी this implies that F12 delta T plus F21 delta T is 0 and this implies that delta T कट जाएगा, this implies that F12 equal to minus F21, तो which is third law, this is third law। तो मतलब आपने सेकंड लॉ का यूज करके अगेन प्रूव कर दिया कि थर्ड लॉ जो है वो भी यहां से प्रूव हो सकता है, फर्स्ट लॉ भी प्रूव हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाला तो इजी था प्रूव करना डायरेक्टली, एफ अगर 0 है तो ए 0 है। थर्ड वाले में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, तो आपको पूरा मानना पड़ेगा सिस्टम और ये करना पड़ेगा, तो आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। ये सारी चीजें लिख के एक बार देख लेना ताकि आप पेपर में भूलो मत, गलत ना करो, ठीक है। चल आगे मूव करें। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 masses कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली। तो जब मैं पुली वाले क्वेश्चंस किए थे वहां पे मैं डेरिवेशन ऑलरेडी ऐसे करा चुका हूं, मैं दोबारा करा देता हूं एक बार, आप लोगों को क्वेश्चन भी देखना ताकि आपको क्वेश्चंस भी कंसेप्ट और क्लियर हो पाए, आप क्वेश्चन भी कर पाओ पेपर में। डेरिवेशन क्या होता था कि ये m1 मास है मान लो और ये m2 मास है, दोनों कनेक्टेड है इस पुली से, और पुली जो है ऊपर कनेक्टेड है छत से। हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मान लो ये मास भारी है तो ये नीचे को एक्सेलरेट करेगा, ये ऊपर को एक्सेलरेट करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन का हमें बताना है कितना होगा और टेंशन कितना होगा। टेंशन मैंने आपको बताया था कि टेंशन जो होता है, कोई भी रोप जो किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है वो खींचती है उसे, है ना, धक्का नहीं मार सकता, स्ट्रिंग खींच सकता है, तो फोर्स किधर को लगेगा, इसका टेंशन फोर्स विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये ऐसे काम करेगा। तो हमें टेंशन की वैल्यू बतानी है यहाँ पे क्या होगा m की टर्म में, और हमें बताना है a कितना होगा, ठीक है।
तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उसका फोर्स लिखेंगे। तो लेट अस राइट द फोर्स ऑन M1। फॉर M1 के लिए अगर फोर्स लिखेंगे तो M1 में फोर्स कितना लग रहा है, M1 में एक फोर्स तो नीचे लग रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है, वो है M1G। एक आपको दिख रहा है जो रोप लगा रही है T, और इनके कारण क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर के, ठीक है। दिस इज एफबीडी ऑफ फर्स्ट या फर्स्ट बॉडी, है ना। तो ये हमारा एफबीडी है फर्स्ट बॉडी का। अगर हम सेकंड बॉडी का बनाएं एफबीडी तो क्या बनेगा, सेकंड बॉडी में जल्दी सोचो क्या क्या फोर्स होगा जब तक मैं बनाता हूं। सेकंड बॉडी का फोर्स अगर लिखेंगे तो सेकंड बॉडी में फोर्स क्या है, M1G नीचे है, सॉरी M2G नीचे है। टेंशन इसमें भी ऊपर काम कर रही है। टेंशन को हम टी मानेंगे, दोनों की टेंशन सेम होती है। जो स्ट्रिंग होता है ना हमारा मासलेस स्ट्रिंग जब होता है तो टेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो उसको मैं T1 की जगह पे टी कर देता हूं, ठीक है। टी नहीं लिखेंगे, T1 ही लिखेंगे, टी लिखेंगे, राइट। T1 वगैरह जो केस आएगा कॉम्पिटिशन में आता है, जब कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन करोगे यहाँ पे T1 वगैरह आएगा अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो टी सेम है। अब लेकिन इसमें फर्क क्या है, बस किसका एक्सेलरेशन नीचे को हो रहा है। अब अगर हम न्यूटन का लॉ लगाएं तो F इक्वल टू एम ए होता है। यूजिंग F इक्वल टू एम ए व्हाट कैन बी राइट, F इक्वल टू एम ए से क्या आएगा हमारा, यहाँ पे F कितना है, देखो यहाँ पे F जो है T और ये दोनों फोर्स हैं और ये ऊपर जा रहा है, मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, ये ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है, तो फोर्स कौन सा ज्यादा होगा, T वाला ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स हम क्या लिखेंगे, देखो फोर्स हम M1G माइनस टी भी लिख सकते थे, T माइनस एम जी भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि A ऊपर की तरफ है तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो मैं लिखता हूँ T माइनस M1G इक्वल टू M1A। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरी, ठीक है। ऐसे में अगर यहाँ पे वो करूं, यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नीचे की तरफ ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो M2G माइनस टी इक्वल टू M2A। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें निकालना क्या, हमें T निकालना है और A निकालना है। तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, ये सॉल्व करना है और मुझे आंसर निकालना। तो क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं कि हम लोग, मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या करें, पहले T निकाले A निकालें। तो यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा, अगर आप लोगों ने इक्वेशन ढंग से की होंगी छोटी क्लासेस में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो ये प्लस में है ये माइनस में, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो T उड़ जाएगा, मेरा T उड़ जाएगा तो A आ जाएगा पहले, तो A निकालना आसान है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा T वाला कट जाएगा तो क्या आएगा, M2G माइनस M1G इक्वल टू M1 प्लस M2A, M1 प्लस M2A। ये हमारा ये आया। अब यहां से A की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप G कॉमन ले लो तो M2 माइनस M1, G कॉमन आ जाएगा बाहर, और अपॉन में M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1 जो आप लिखना चाहो। तो ये हमारा A का वैल्यू निकल के आया। तो A का वैल्यू कितना आया, M2G माइनस M1G, मतलब बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास डिवाइड बाय दोनों मास का सम इनटू G, ये हमारा वैल्यू निकल के आया, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे G की वैल्यू, A की वैल्यू जो आएगी G से कम आएगी। देखो यहाँ पे ये कम है ना, M2 माइनस M1 कम होगा, ये बड़ा होगा नीचे, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर कम है, तो ये वैल्यू G से कम आती है ना, G से ज्यादा नहीं आती है। अगर आपका आंसर ऐसा आएगा 2G 5G तो गड़बड़ है, कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो हमने A निकाल लिया, अब हमें T निकालना है। T निकालना आसान है, किसी भी इक्वेशन में A की वैल्यू पुट कर दो, A आपको मालूम है, T निकल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ A, अब हम करते हैं पुट वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरी, T माइनस M1G इक्वल टू M1A, ये थी ना। A की वैल्यू यहां पुट करेंगे, A की वैल्यू क्या आई थी, देखो याद करो, M2 बड़ा वाला माइनस छोटा वाला डिवाइड बाय दोनों का सम प्लस M1 इंटू G। ये हमारी किसकी वैल्यू आई थी, ये हमारी वैल्यू आई थी A की, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है, ठीक है। हमें याद करने में बहुत टाइम लगा, हम 11th क्लास में जब करते थे तो एक दो बार जब किया तब जाके धीरे धीरे याद हुआ, ठीक है। क्वेश्चन जब किया तो ज्यादा याद हुआ उसको, तो आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो T हमारा कितना आएगा यहाँ से, T इक्वल टू M1G, इधर को आ गया तो प्लस हो गया, प्लस M1G, यहाँ भी M1G है, इंटू M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M2 प्लस M1। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें M1G कॉमन ले सकते हैं और फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो T हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, M1G अगर मैं कॉमन ले लूं बाहर, M1G कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा M2 प्लस M1
मैं एक और स्टेप कर लेता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ने क्या कर दिया पता नहीं, लास्ट में पूरा समझ में आ रहा था, लास्ट में सर ने पता नहीं क्या कर दिया। तो देखो ये आया, ध्यान से देखो, जब मैंने कॉमन लिया, अब एलसीएम लूंगा तो ये चीज यहां चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा m2 प्लस m1 और प्लस m2 माइनस m1, m2 प्लस m1 एलसीएम आ गया, ये वाला m2 प्लस m1 हुआ और ये m2 प्लस माइनस m1 तो ऑलरेडी था, अब ये कट जाएगा यहाँ पे, और ये बाहर m1 जी भी है, तो t कितना है आपका, ये कितना हुआ 2m2 हो गया, तो कितना हो गया t इक्वल टू 2m2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2m1 भी है, m2 भी आ गया, g भी आ गया ऊपर, और m1 प्लस m2, तो ये आपका टेंशन आया, यानी ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनटू g डिवाइड बाय द सम ऑफ द मासेस, तो ये हमारा टेंशन का वैल्यू आया। तो ये आपको जो है लिखना है कि आपका टेंशन इतना होगा और आपका एक्सेलरेशन पीछे आप निकाल चुके हो, तो ये आपने अगर कर लिया तो भाई पूरे पूरे नंबर आपको टीचर दे देगा, ठीक है, दे देगा, बिल्कुल क्यों नहीं देगा, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। अब ये क्या भला होती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, मान लो फोर्स नहीं लगा रहा अभी मैं, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा, ग्रेविटी के कारण mg नीचे टेबल पे रखी हुई है मान लो, तो mg नीचे और टेबल पे रखी है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। अब आपने फोर्स लगाया, अब आपने जब फोर्स लगाया तो इस पे एक और फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, इधर को कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, इस पे जो है फ्रिक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन कौन सा फोर्स है जो टेबल लगा रहा है, कौन कौन सा फोर्स है जो टेबल लगा रहा है इस ब्लॉक पे, चार फोर्स है यहाँ पे, कौन कौन सा फोर्स है जो टेबल लगा रहा है, ये फोर्स तो आप लगा रहे हो, तो नहीं है, अब तीन फोर्स बचे, इनमें से कौन कौन सा है, तीनों है क्या, तो आपको बता दो तीन नहीं है, यहाँ पे जो है दो फोर्स है, कौन से दो हैं बताओ एक बार, कौन से दो आपको लग रहे हैं जो कि यहां पे जो है टेबल लगा रहा है, ये तो टेबल लगा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन ये कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स टेबल लगा रहा है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है टेबल लगा रहा है, ये वाला फोर्स टेबल नहीं लगा रहा, ये वाला फोर्स अर्थ लगा रही है, धरती की जगह का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इसको खींच रहा है, तो ये टेबल नहीं लगा रहा, तो टेबल यहाँ पे दो फोर्स लगा रहा है, एक तो फ्रिक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, दो फोर्स है। अब मैं आपसे बोलूं कि जो इसका जो टेबल का जो फोर्स है या सरफेस का जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट कहां होगा, तो फ्रिक्शन यहां है, नॉर्मल रिएक्शन यहां है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में कहीं आएगा, अगर वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रिजल्टेंट यहां कहीं आता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का सम जो आया रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर का रूट करके, तो ये यहां पे आया, ठीक है। अब इनका जो एंगल होता है विद द नॉर्मल रिएक्शन, जो एंगल होता है विद द नॉर्मल रिएक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो थीटा होता है इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब दूसरा पूछ रहा है ये एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा थीटा आ गया, थीटा, अब थीटा निकालना है, मान लो हमें कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो हमें पता है ये रिजल्टेंट जो है इन दोनों से मिलकर बना है, या फिर हम ये बोल सकते हैं अगर हम उल्टा सोचें कि रिजल्टेंट का अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूं तो एक कंपोनेंट ये है एक कंपोनेंट ये है, मतलब इन दोनों से मिलकर ये बना या फिर इसको टूट के ये बनेगा, एक ही बात है, यानी ये जो कंपोनेंट इसका बनेगा आर का वो क्या बनेगा एन, लेकिन आपको पता है कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा होता है और आप उसके कंपोनेंट ब्रेक करते हो एक वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में किसी फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करते हो तो क्या आता है, ये कंपोनेंट क्या आता है एक्चुअली आर कॉस थीटा, इधर को जो कंपोनेंट आएगा इसका क्या आएगा आर कॉस थीटा, यानी इससे क्या प्रूव हो रहा है कि n इक्वल टू आर कॉस थीटा है, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा आर साइन थीटा, तो अगर मैं f लिखूं तो दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू आर साइन थीटा एंड n इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दी, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका f बाय n आया। अब f क्या होता है, लिमिटिंग अगर हम केस की बात करें तो लिमिटिंग केस में ये म्यू n होता है और ये n होगा, इसकी वैल्यू म्यू n, इसकी n, ये कट गया आपका, तो ये क्या है r से r कट गया, तो क्या है tan थीटा इक्वल टू म्यू आया, tan थीटा इक्वल टू म्यू, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो उसका tan थीटा अगर मैं लूं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आता है, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है एंगल ऑफ रिपोज, ये क्या भला होती है, तो भाई एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है मान लो कोई एक
प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये क्या होगा, क्या ये नीचे फिसलेगा? फिसल भी सकता है, नहीं भी फिसल सकता। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, और जो इसको मूव करा रहा है वो फोर्स कितना है, और उसको जो रोक रहा है फ्रिक्शन वो कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके हमने ऑलरेडी क्वेश्चन भी किया, अगर आपने देखा होगा वहां पे तो क्वेश्चन भी एक बार देख लेना आप लोगों ने, अगर वीडियो नहीं देखी है तो। देखो अगर मान लो ये एंगल मेरा अल्फा है, मान लो इसको एंगल ऑफ रिपोज को अल्फा लिखते हैं यूजुअली। अगर ये अल्फा है, इस पे फोर्स क्या क्या होंगे? अगर मैं इसे फोर्स बनाऊं ब्लॉक पे, तो इस पे एक तो mg होगा नीचे, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा इधर, और एक फ्रिक्शन फोर्स होगा इधर। ठीक है, देखो अभी ये मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन जब आप इसका एंगल धीरे धीरे बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। तो जिस एंगल पे ये मूव करना शुरू करता है एक्चुअली उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जिसपे वो स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो यहां पे स्लाइड करना शुरू कर देगा मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, ये जो फ्रिक्शन होगा कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक? ब्लॉक ने मूव करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं हम लोग, म्यू एन, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। ये हमारा वैल्यू आया, ये हमारे पे इस पे फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स तो नहीं है, फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, mg हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसके कंपोनेंट वगैरह, देखो mg के कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं यूजुअली, क्योंकि हमें जो फोर्स होते हैं वो अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनाने होते हैं। तो ये mg तो ना तो अलोंग द प्लेन है, ना ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो हम इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इधर कोई कंपोनेंट इसका ब्रेक कर देंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ये कंपोनेंट हम बनाते हैं तो ये एंगल अल्फा आता है, अगर ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा आता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या बनता है, mg cos अल्फा, जिधर को थीटा होता है उधर को cos आता है, जैसे वहां पे आया था ना r cos थीटा इधर को। ठीक है, ऐसे यहाँ पे mg cos अल्फा आया, इधर को क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये क्या आ जाएगा mg sin अल्फा। तो भाई ये कंपोनेंट आए दोनों, mg cos अल्फा और mg sin अल्फा, दो कंपोनेंट आ गए। अब इसको आगे कौन ले जा रहा है भगा के, भगाए कौन ले जा रहा है इसे घर से भगाए कौन ले जा रहा है, इसे भगा के ले जा रहा है घर से जो है mg sin थीटा, ये भगा के ले जा रहा है इसे। और रोक कौन रहा है इसे रोक रहा है फ्रिक्शन म्यू एन, है ना, वो रोक रहा है इसको। तो अब जो है अगर रिपोज के केस में क्या होगा, दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। ठीक है, दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे। आपका दोस्त है, आपको बोला घर से वो करते हैं, मतलब घूमने चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं, और आपके पापा आपको रोक रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर आपका जो दिमाग है वो दोनों जगह पे बराबर है कि यार रुकूं या ना रुकूं या जाऊं, तो वो केस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये केस हो गया कि दोनों बराबर है, तो वी कैन राइट कि mg sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के। mg sin अल्फा विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन होगी। अब n क्या है यहाँ पे, n ये है, n किसके बराबर होगा, n हमारा mg cos अल्फा के बराबर होगा, वो आप ऊपर लिख लेना, n इक्वल टू mg cos अल्फा। तो क्या आ जाएगा, म्यू mg cos अल्फा। तो म्यू mg cos अल्फा आ गया, किसके बराबर आ गया, mg sin अल्फा के। इन दोनों को अगर आप काटोगे तो क्या होगा, m से m गया, g से g गया, तो ये क्या आ गया, म्यू इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा tan अल्फा। तो यहाँ पे क्या आया, म्यू इक्वल टू tan अल्फा आया। तो ये भी म्यू इक्वल टू tan अल्फा आ रहा है, ये भी म्यू इक्वल टू tan थीटा आ रहा है। यानी इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे प्रूव हो रहा है कि हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इन दोनों से क्या प्रूव हो रहा है, दोनों क्या है हमारे बराबर, क्योंकि दोनों ही जो है म्यू के बराबर। भाई ये थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू, और अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू, तो दोनों tan इनवर्स ऑफ म्यू आ रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर होते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया, इनमें रिलेशन क्या है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अच्छा कई बच्चे जो हैं सॉरी, जो आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे जो बच्चे, उनको जो है कई बार क्या होता है कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वगैरह, तो वहां पे वैसे करते हैं वो लोग कि म्यू की वैल्यू नहीं देते आपको, बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज इतना है, तो कोई क्वेश्चन दे देंगे कि बताओ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन कितना होगा, जो भी क्वेश्चन देंगे आपको। तो उसका मतलब अगर उन्होंने आपको जो है ये दे दिया अल्फा, मतलब tan अल्फा निकालोगे तो म्यू आपका आ जाएगा। तो ये मैं सोचना कि म्यू आपको नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। ठीक है, राइट, तो हमने ये कर लिया प्रूव। अगला क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन दीज टू, म्यू और tan थीटा में रिलेशन भी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बस हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इतना हमें यहाँ पे लिखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो F जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो जो कोएफिशिएंट हटके आता है वो क्या आता है, म्यू एन आता है। तो म्यू क्या होगा एक्चुअली F बाय एन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि म्यू जो होता है वो होता है हमारा रेशो ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस, उसका रेशो होता है, तो उसको हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट बिटवीन द, यहाँ पे लिखा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड इट इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ से म्यू हमारा ये आ गया। ठीक है, तो बाकी हम प्रूव तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन, ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी
ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। तो हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है एक बॉडी का जो कि इंक्लाइन जैसा भी हमने करा था ना, उसको तो नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हमने न्यूमेरिकल किए थे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने न्यूमेरिकल किए होंगे ना उनके लिए डेरिवेशन कुछ नहीं है, वो बड़े आराम से कर देंगे। देखो ये बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन निकालना नीचे को कितना होगा, इसमें फोर्स क्या लग रहे थे, तो डायरेक्ट में बताता हूँ ये एन लगेगा, ये वाला क्या लगेगा हमारा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, डायरेक्टली भी पीछे किया था ना हमने, और ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। और फ्रिक्शन किधर को लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे को, तो इधर को फ्रिक्शन लग गया, ये फ्रिक्शन आ गया आपका। ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन आ गया। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखो इसमें फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो कौन सा फोर्स है इसको जो मूव कराएगा, एम जी साइन थीटा, और इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए। अब फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे, अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब होगा तो उसकी वैल्यू आपको पता है म्यू एन होती है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मूव कर रहा है तो लिमिटिंग होगा, क्योंकि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना वेरी करती है, 0 से म्यू एन तक कुछ भी हो सकती है। तो आप बता नहीं सकते कि म्यू एन लिखो यहाँ पे क्या लिखें, लेकिन अगर वो ब्लॉक मूव कर रहा है तो हमें पता है म्यू एन ही होगी, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे म्यू एन। ठीक है, अदरवाइज जो 0 से म्यू एन के बीच में कुछ भी हो सकती है, वहीं पे आपके क्वेश्चन फंसते हैं फ्रिक्शन के। ये आ गया। अब एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा आ गया, एम जी कॉस थीटा आ गया यहाँ पर एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है माइनस एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर दोनों तरफ तो m कॉमन आ रहा है तो m को तो उड़ा दो, तो ये आ गया पूरा g को बाहर ले लें, तो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू a। तो ये मेरा जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है, जो बॉडी नीचे आएगी उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इतना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो a आ रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो ऐसा बोल दे आपको कि एक हैवी बॉडी और लाइट बॉडी दोनों सेम प्लेन में नीचे आ रहे हैं, दोनों का फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम है, तो बताओ कौन पहले आएगा, दोनों जो है साथ में ही नीचे आएंगे। तो भाई कई सारी बातें ऐसे में पता चल रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई सारी बातें पता चल रही है। और न्यूमेरिकल जिन लोगों ने किया होगा कई बार इक्वेशन ये लगाई होगी तो उनको तो बिल्कुल जो है क्लियर हो गया होगा भाई करना क्या है ना। तो भाई आप आराम से कर सकते हो अगर आपने न्यूमेरिकल किए हैं तो। Prove that it is easier to pull a lawn roller or block than to push it। ये easy होता है अगर आप रोलर को पुल कर रहे हो तो easy होता है as compared to push it। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूं, फ्रिक्शन में जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पे हम प्रूव कर चुके हैं। दोबारा प्रूव कर लेते हैं कि मान लो कोई ब्लॉक है आपका, एक केस में आप इसे पुल कर रहे हो, इसे बोलते हैं पुल करना मतलब खींचना, और एक केस में आप इसे पुश कर रहे हो, दोनों केस में आप बराबर फोर्स लगा रहे हो। तो इस केस में किस केस में आराम से मूव करेगा, ये इस केस में आराम से मूव करेगा, मतलब इजियर टू पुल है, मतलब इस केस में ये आराम से मूव करेगा। ठीक है, अब इसका जो एंगल है मान लो फोर्स का जो आपने लगाया वो एंगल थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंगल थीटा है हमारा। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये सरफेस पे रखा हुआ है, ये भी सरफेस पे रखा हुआ है, एंगल हमारा थीटा है, इसका एंगल भी थीटा मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो मान लो ये एंगल भी हमारा थीटा है, राइट। ओके, अब इस पे फोर्स क्या लगेंगे, अगर मैं फोर्स बनाऊं इसमें तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इस पे भी mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। उसके अलावा एक और फोर्स आ जाएगा, जो कौन सा फोर्स होगा, दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स। तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा भाई साहब, इधर को जब धक्का मारोगे सही, इधर को खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगा। तो ये इस पे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब इसको फोर्स को इसको जो मूव करा रहा है एक्चुअली वो कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा। इसको अगर ब्रेक करूं तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा ब्रेक कर सकता हूं। एफ को अगर ब्रेक करूं तो एफ के दो कंपोनेंट जो बनेंगे वो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा हो जाएंगे। तो कंपोनेंट अगर ब्रेक करूं तो ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा एफ कॉस थीटा, सॉरी ये साइन थीटा हो जाएगा, इधर को हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो हमने एफ को ब्रेक कर लिया, मतलब एफ को हम लोग यूज नहीं करेंगे, अब हम केवल इन दोनों को यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ये भी यूज कर लिया और एफ भी लिख दिया, दोनों लिख दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हमारे जो फोर्सेज हैं ये दो फोर्सेज ऊपर हैं, एक फोर्स ये नीचे है, एक फोर्स राइट हैंड साइड पे, एक फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे, चार फोर्स हैं। ऐसे यहाँ पे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आपका एफ कॉस थीटा सेम आएगा, इधर को एफ कॉस थीटा इधर को आ जाएगा। अगर आप ब्रेक करोगे इसको तो एफ कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट जो है ऐसे ये फोर्स है, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट इधर को आएगा, एक कंपोनेंट नीचे को आएगा, है ना। इसको ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट नीचे को, एक कंपोनेंट इधर को, तो इधर वाला तो ये रहा, और नीचे को जो आएगा वो कितना आएगा, एफ
कितना हो जाएगा, कॉस थीटा था तो ये साइन थीटा हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो दोनों में फर्क क्या है डायग्राम में, देखो दोनों डायग्राम में फर्क क्या है, इसमें एफ साइन थीटा नीचे की तरफ है और बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यही है, यहाँ पे एम जी है, ये फोर्स भी सेम है, केवल इसका फर्क है कि एफ साइन थीटा एक जगह नीचे है और एक जगह ऊपर है। तो भाई इसी के कारण जो है ना पूरी कहानी जो है पलट जाएगी, पूरी कहानी ही पलट जाएगी इसके कारण। केवल क्या कहानी पलटेगी, क्या कहानी पलटेगी, देखो अगर मैं इस पे देखूं जो फोर्स काम कर रहा है, कितना फोर्स काम कर रहा है, उसे मूव करा रहा है, दैट फोर्स इज एफ कॉस थीटा, एफ ऑन द बॉडी इज एफ कॉस थीटा, नेट फोर्स अगर मैं बोलूं जो मूव कराएगा एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन। अगर वो मूव कर रहा है मान लो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन। एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अब एन की वैल्यू क्या होगी इस केस में, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों केस में एन की वैल्यू चेंज करेगी, उससे से पूरा कहानी चेंज होगी। देखो यहाँ पे जो दो फोर्स है, ऊपर ये है और ये नीचे है, क्या ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे सर, आपको कैसे पता फोर्स बराबर है, अरे भाई जब ये बॉडी जो है ऊपर तो मूव नहीं कर रही ना, नीचे मूव नहीं कर रही, मतलब केवल इधर को मूव कर रही है, तो अगर ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन नहीं है इसका, ना तो वाई में है ना माइनस वाई में है, तो मतलब फोर्स जीरो है वाई में। वाई में फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जीरो है, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो जीरो होगा, नहीं तो बॉडी मूव करती वाई में। तो इसका मतलब है कि एफ साइन थीटा आप लिख सकते हो डेल्टा एफ वाई इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एफ साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू एम जी। तो यहां से एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो वो वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, यहां जब पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ऐसा कुछ आएगा मेरे ख्याल से। एन का वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यस ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो यहां पे पुट कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा वैल्यू आया, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आया। अब यहां पे देखते हैं यहां पे कहानी क्या चल रही है, इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। यहां पे देखो यहां पे कहानी क्या है, यहां पे अगर देखें हम तो नीचे की तरफ फोर्स है आपका एफ साइन थीटा और प्लस एम जी नीचे की तरफ है और एन जो है ऊपर की तरफ है, तो यहां से एन की वैल्यू यही आएगी डायरेक्ट, है ना। तो अगर आप फोर्स लिखोगे यहाँ पे तो जो फोर्स से मूव करा रहे हो क्या है, एफ ऑन द बॉडी क्या है यहाँ पे, एफ कॉस थीटा इधर को मूव करा रहा है और फ्रिक्शन इसको रोक रहा है माइनस म्यू एन। तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी, तो म्यू इंटू एफ साइन थीटा हो जाएगा ये, और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस म्यू की मल्टीप्लाई होगी तो म्यू एम जी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एफ ऑन द बॉडी आया इस केस में। इस केस में ये आया एफ कॉस थीटा में से ये दोनों घटाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं और सॉल्व करता इसे तो ये क्या होता, एफ कॉस थीटा अगर आप देख पा रहे होगे तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी तो आता, लेकिन ये प्लस में आ जाता, ये प्लस में आ जाता। तो दोनों केस में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पे जो है ये वैल्यू माइनस हो रही है एफ साइन थीटा वाली, जो ये है, ये जो नीचे की तरफ था ना इसका, जो इसके कारण जो फ्रिक्शन आया वो जो है माइनस हो रहा है, यहां पे प्लस हो रहा है। तो यानी फ्रिक्शन यहां पे माइनस हो रहा है और यहां पे हमारा प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जब हम मूव करा रहे हैं बॉडी को, मतलब कहां पे आपका फोर्स जो है ज्यादा है, जो आप मूव करा रहे हो बॉडी को, कहां पे फोर्स ज्यादा आ रहा है, ये वाला फोर्स ज्यादा आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, दोनों से क्या मिलके आया हमारा कि दिस इंप्लाइज दैट एफ जो फर्स्ट केस था, बॉडी इन फर्स्ट केस इज मोर देन एफ बॉडी इन सेकंड केस, मतलब फोर्स उसमें ज्यादा लग रहा है जो उसको मूव करा सकता है। तो बॉडी इसमें क्या होगा, आराम से मूव कर जाएगी इस वाले केस में, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो ज्यादा है, उसमें फोर्स कम हो जा रहा है आपका, क्योंकि उसमें माइनस करना पड़ रहा है आपको। तो आपका क्या है उस केस में फोर्स कम है, तो इस केस में जो है बॉडी को मूव करना डिफिकल्ट है। तो मोटा मोटा क्या हुआ कि आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट आने के कारण नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने के कारण फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने के कारण आपका ये फोर्स कम हो गया या उसको मूव करना डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको ये एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, कोई आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जब ऐसे फोर्स आप लगाते हैं तो आपका जो होता है नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है, जब उसे पुश करते हो उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है और इस कारण से उसे मूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप ये डेरिवेशन भी बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी है एक बार, ताकि आप कर पाओ। और ये न्यूमेरिकल भी आते हैं कई बार, और कंपटीशन में काफी अच्छे न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें, ठीक है। ओके, अगला हमारा डेरिवेशन है एक और, तो इसको भी हमने कई बार यूज करे क्वेश्चंस में, तो आप ये भी इजीली कर पाओगे जिन लोगों ने यूज किया होगा, कि ड्राइव द मैक्सिमम एंगल बाय विच साइक्लिस्ट बैंड बाय नेगोशिएटिंग अ कर्व। कर्व लिखा है, कर्व पाथ, ठीक है। तो अगर कोई साइक्लिस्ट जो है मूव करता है, जब सर्कल में घूमता है तो एक तरफ को बैंड हो जाता है ना, किधर को बैंड होता है ये भी पूछना, किधर को बैंड होता है, अंदर को या बाहर को, किधर को होता है। तो भाई ये जो साइक्लिस्ट होता है ये अंदर को बैंड होता है, अगर आपने देखा होगा
तो साइक्लिस्ट जो है अंदर को बेंड होता है, मान लो कर्व मार रहा है, तो कर्व जब ये मारेगा तो क्या होगा, अंदर को बेंड होगा। अब आपको प्रूव करना है कि कितना बैंड होगा, उसका एंगल वेंगल निकालना है आपको, ठीक है। तो मान लो साइक्लिस्ट का टायर बना देता हूं मैं, तो साइक्लिस्ट का टायर ये है और ये हैंडल है, कुछ गड़बड़ हो गई थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। ओके, ये टायर है मान लो, ये आपका हैंडल है और यहाँ पे जो है इस पे फोर्स, ये मान लो ये जो है साइक्लिस्ट आपका वर्टिकल से थीटा एंगल पे अंदर को झुक गया, ठीक है। अब अंदर को क्यों झुका भी आ जाएगा निकल के, तो थीटा एंगल है मान लो ये इसने अपने को इंक्लाइन किया हुआ है और ये टर्न ले रहा है, ठीक है। तो इसका जो इस पे जो फोर्स लगेगा साइक्लिस्ट पे, फोर्स क्या क्या होंगे, देखो फोर्स क्या क्या लगेंगे इस पे, किसी और कलर से ले लेते हैं। इसमें जो फोर्स लगेगा, एक तो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, इस पे mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे लग रहा होगा। एक इस पे फोर्स लग रहा होगा रोड से नॉर्मल रिएक्शन इधर को, नॉर्मल रिएक्शन इधर को, ठीक है। तो ये फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। अब यहां पर जो ये फोर्स है आर का जो है दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक तो इधर को और एक ऊपर को, ठीक है। तो आर के कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। तो आर के कंपोनेंट अगर मैं ब्रेक करूं तो आर इधर को क्या आएगा, कॉस या साइन, और इधर को क्या आएगा, इधर को आएगा थीटा एंगल इधर को है तो आर कॉस इधर को आएगा और आर साइन इधर को आएगा, ठीक है। तो ये इसमें दो फोर्स लग रहे हैं आर और mg, जिसमें मैंने आर के कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। अब ये जो कंपोनेंट है ये क्या करेगा, ये तो mg को बैलेंस करेगा, आर कॉस थीटा क्या होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। जो आर कॉस थीटा होगा इट इज इक्वल टू mg, इट इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द बॉडी। इक्वेशन नंबर इसको 2 मानते हुए फर्स्ट में लिखेंगे। अच्छा, अब आर साइन थीटा क्या होगा, आर साइन थीटा क्या कर रहा होगा, आर साइन थीटा विल बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कल मूव करती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होता है। तो वो जो है कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा हमारा ये वाला आर साइन थीटा सॉरी। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगेगा। तो भाई एक बार में एक ही लगाते हैं, तो सेंट्रीपिटल लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि आर साइन थीटा जो है क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, यानी कि वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाय आर होता है, तो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये। अच्छा, तो ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और ये वाला फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ठीक है। तो हम लोग एक बार में सेंट्रीपिटल लेते हैं कंसेप्ट, सेंट्रीफ्यूगल का लेंगे, ठीक है। ये ज्यादा आपको अगर डिटेल देखनी है तो हम लोग जब मैंने कभी हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन के बारे में, तो वहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल जो होता है सूडो फोर्स होता है, तो फिर सूडो फोर्स हम लेते हैं, उसमें फिर एक्सेलरेशन 0 मानते हैं, वो सब करते हैं ना। चलो ओके, मतलब हम लोग उसी रेफरेंस से लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 होता है, अभी डिस्कस करेंगे। चलो छोड़ो इसको। तो हमारा यहाँ पे खैर ये आया, इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो ये हमारा आर से आर कट गया, तो यहाँ पे क्या है टेन थीटा इक्वल टू एम से एम कटा, तो क्या है बी स्क्वायर बाय आर डी। बस यही प्रूव करना था आपको। यही आपका बैंकिंग है कि हमारी जो साइक्लिस्ट है वो कितनी बेंडिंग करेगा, यही आपने निकालना था और ये आपने निकाल दिया है कि टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर जी होगा। तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस पे ऐसे निकाल सकते हो कि ऐसा कई क्वेश्चन आते हैं साइक्लिस्ट इतनी स्पीड से मूव कर रहा है तो बताओ उसको कितना डिग्री घूमना है। अगर वो 10 इतने मीटर का कर्व लेता है तो कितना डिग्री उसे घूमना है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री उसे घूमना है। तो हमने ये एक्सप्रेशन निकाल दिया है कि साइक्लिस्ट को कितना बैंड करना पड़ेगा, या मोटरसाइक्लिस्ट भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं, तो हम निकाल सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमने पीछे लिखा था सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करो mv स्क्वायर बाय आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो इसका ना डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, a इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इसका डेरिवेशन आपको ऑलरेडी ध्यान होगा, हम लोगों ने सर्कल में ट्राइंगल बना के जो है सॉल्व किया था। तो आप जो है 2 डायमेंशन जो हमारा है मोशन इन अ प्लेन, उसका वीडियो देखेंगे तो वहां पे a इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर प्रूव हो रखा है। और आपको फिर प्रूव करना है कि एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो आपको ये पहले यहाँ पे लिखना है, ये प्रूव करना है और फिर उसके बाद ये रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको आप एक बार वीडियो को जरूर देखेंगे फटाफट से। ओके, तो ये हमारा जो है लास्ट डेरिवेशन है। इसमें जो है बोला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर अ बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड मतलब क्या होता है, आपको पता है जब आप लोग
मान लो कार से जा रहे हो और आप तेजी स्पीड से अगर सर्कल लोगे तो कार जो है स्लिप कर सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको रोकने के लिए, स्लिप क्यों करती है पहले तो कार, स्लिप इसलिए करती है क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स उसे मिल नहीं पाता जितना तो चाहिए होता है, वो उसे मिल नहीं पाता तो स्लिप कर जाती है। तो सेंटीमीटर फोर्स कैसे देते हैं हम लोग, जैसे साइकिल वाले केस में कैसे मिला, साइकिल लिस्ट तो बेंड कर गया था तो उसको तो मिल गया था सेंटीमीटर फोर्स, लेकिन कार तो बेंड नहीं कर सकती, कार ऐसे हो सकती है कि आप एक टायर उठा दो उसका, फिल्मों में हो सकता है ना, रियल लाइफ में तो नहीं हो सकता ना, ऐसा ही कार का भी एक टायर उठा दो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं रोड के, वो क्या करते हैं, रोड को एक तरफ से ऊंची कर देते हैं। जब आपकी सर्कल आता है, यहाँ पे कर्व आते हैं, वहां पे आपने देखा होगा रोड जो है एक तरफ से उठी होती है, इनफैक्ट बाहर की तरफ से उठी होती है। तो उससे क्या होता है, कार एक तरफ को झुक जाती है, तो उससे क्या होता है, आपका जो है आपको सेंटीमीटर फोर्स मिल जाता है और उससे आप लोग आराम से मुड़ सकते हो। तो क्या होता है उसको, उसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसको हमें प्रूव करना है और हम इसमें जो है फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट लेंगे, हमने फ्रिक्शन कंसीडर भी करेंगे कि फ्रिक्शन भी यहाँ पे लग रहा होगा, तो दोनों हम कंसीडर करके निकालेंगे। मान लो ये रोड है हमारी और ये रोड है मान लो, और हमारी कार जो है वो टर्न ले रही है। तो कार जब टर्न लेगी तो क्या होगा, एक्चुअली मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ कि इसको हम एक तरफ से उठा देंगे रोड को, तो यहाँ से रोड ऊपर होगी, यहाँ से नीचे होगी, ठीक है, और कार इसके ऊपर होगी। तो मान लो कार इसके ऊपर है, ठीक है, मान लो ये कार है, तो दिस इज माई न्यू मर्सिडीज, तो ये इसके ऊपर चल रही है ना। तो ये मर्सिडीज कार है, मेरे को चेक करना है कि ये गिरे विरे ना, है ना, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो पेपर भले ही गलत हो जाए लेकिन कार नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। तो अभी चेक करना है इसे। तो इसमें देखो फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे इसमें, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो mg फोर्स ग्राउंड की तरफ को, इसे ग्राउंड खींच रहा होगा। दूसरा फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किधर को लगेगा, इस रोड से परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो इधर को लगेगा r, तो इस पे एक r लग रहा है, ओके। तो ये आपका r है, और r का ही जो कंपोनेंट होगा अंदर को सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, और एक कंपोनेंट जो है थीटा को, mg को बैलेंस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स अभी आएगा, वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगा, देखो ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगा। अब कई बच्चे बोलेंगे कि अगर ये रुकी हुई होगी तो ये इधर को फिसलेगी तो फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा, हाँ ठीक है, अगर रुकी हुई होगी तो। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जब बैंड लेंगे तो मैक्सिमम स्पीड से अगर मैं मूव कर रहा हूं तो तब फ्रिक्शन, मेरी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, मतलब मुझे तो मैक्सिमम स्पीड जब निकालूंगा या मैं मूव कर रहा हूं तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा। तो देखो मैक्सिमम स्पीड से जब आप मूव कर रहे होगे तो कार किधर को फिसलती है, कार के अंदर को फिसलती है, बाहर को फिसलती है। जब हम मैक्सिमम स्पीड से मूव करते हैं तो कार हमारी बाहर को फिसलती है या रपटती है ना, तो कार हमारी बाहर को फिसलती है। तो अगर कार हमारी बाहर को फिसलेगी तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा अंदर को। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है एक्चुअली वो लगेगा अंदर को, यानी कि अलोंग द प्लेन, नीचे की तरफ को। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स आया, तो ये तीन ही फोर्स होंगे। अब इन फोर्स को अगर हम ब्रेक करें तो हम जो है ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब किधर को ब्रेक करें, यूजुअली तो हम लोग अलोंग द प्लेन करते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, mg तो वर्टिकल में है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन वर्टिकल में नहीं है, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में एक आएगा, वर्टिकल में एक आएगा। ऐसे r के भी दो कंपोनेंट आएंगे, तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पे मान लो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो r का एंगल भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल से थीटा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा। देखो मान लो ये अगर रोड सीधी होती तो ये r ऐसे होता, अब ये रोड अगर थीटा ऐसे बैंड कर गई, ये इसके ऊपर रखी हुई है कार मान लो, अब ये थीटा अगर ये बैंड करेगी रोड, तो ये भी तो थीटा बैंड कर जाएगा, पहले ये वर्टिकल था, अब ये वर्टिकल से थीटा बैंड नहीं कर जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा यानी, ठीक है। ऐसी मान लो मैं इसका एंगल निकालू फ्रिक्शन का, आर के कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो आप इजीली। आर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अगर मैं आर के कंपोनेंट ब्रेक करूं तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आपका आ जाएगा आर कॉस, और ये वाला क्या आ जाएगा, आर साइन। अब बचा फ्रिक्शन, इसके कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। अब इसका एंगल देखते हैं भाई, इसका एंगल कितना, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रोड, ये तो हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, तो इससे एंगल इसका थीटा है, ये वाला एंगल मतलब थीटा है इसका। अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शन कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कितना कंपोनेंट काम करेगा इसका, एफ साइन थीटा। तो भाई ये भी ब्रेक हो गया। तो कुल मिलाके कितने फोर्स हो गए, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए। फ्रिक्शन को दोबारा काउंट नहीं करेंगे, आर को दोबारा काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको ब्रेक कर चुके हैं, इसको भी ब्रेक कर चुके हैं। तो ये हमारे 5 फोर्स हुई, आपस में बैलेंस कर रहे हैं। अब अगर ये बैलेंस कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि देखो वर्टिकल वाले तो बैलेंस कर रहे हैं, तो वर्टिकल वाले जब बैलेंस करेंगे क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ वाई इज 0, एज डेल्टा एफ वाई इज 0, दिस इंप्लाइज दैट आर कॉस थीटा इक्वल टू नीचे को क्या है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, इसके बराबर है आर कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई मान लो।
अब अगर हम हॉरिजॉन्टल के फोर्स देखें तो हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स तो हो गए आपके, ये 1 2 3, अब बचे 2 फोर्स। तो ये क्या है, 2 फोर्स अंदर को लग रहे हैं। ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, कार को क्या प्रोवाइड करेंगे, दे विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ एक्स या एफ रेडियल इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, यहां पे 2 बार कॉस थीटा लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, आर इज द रेडियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कैपिटल आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन है और स्मॉल आर मतलब रेडियस है। ठीक है, और इसको आर को आप चाहो तो एन भी लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो इस वाली आर से ये वाला आर काट दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा फिर। अच्छा, ये इक्वेशन आई 2। अब देखो इसमें मेरे को करना क्या है, मेरे को बेसिकली मुझे निकालना है यहाँ पे थीटा निकालना है, क्योंकि बैंकिंग का एक्सप्रेशन निकालना है मुझे। और यहाँ पे अननोन क्या है मेरा, अननोन मेरे अननोन जो है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे पता है, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा अगर मैं लिमिटिंग केस में, तो फ्रिक्शन मेरा म्यू एन हो जाएगा, है ना। फ्रिक्शन तो मेरा म्यू एन हो जाएगा लिमिटिंग केस में, जब कार बिल्कुल रपटना शुरू करेगी तो म्यू एन हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको और आगे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एन म्यू आर, एन क्या हो जाएगा, एन की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी आर साइन थीटा, है ये आ रहा है। और यहां से अगर मैं देखूं, इसको पहले 1 नहीं करते, 1 अभी थोड़ा सोच लेते हैं कि 1 क्या बनेगी। ठीक है, इससे ये बनी इक्वेशन। और यहां से अगर हम बनाऊं तो यहां से भी फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स आर, एफ की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एन, म्यू एन मतलब म्यू आर मतलब म्यू आर आ जाएगा केवल, हाँ म्यू आर आ जाएगा एफ की जगह पे, और म्यू आर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, प्लस इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हमने जो किया पूरा। हमने क्या किया, आर कॉस थीटा ये रखा, एम जी की जगह एम जी रखा, एफ की जगह पे म्यू आर रखा, साइन थीटा ऑलरेडी था यहाँ पे, आर साइन थीटा, एफ ये आया ये आया ये आया। ठीक है, अब देखो इसमें जो अननोन है मेरे को थीटा निकालना है, थीटा मेरे को निकालना है, बी का रिलेशन चाहिए मुझे, एम मुझे पता होगा गाड़ी का। मेरा जो अननोन है बेसिकली वो आर है, मुझे जो है आर को यहां से हटाना पड़ेगा, आर को मुझे हटाना पड़ेगा फाइनल आंसर में। तो हम क्या करते हैं, यहां से आर की वैल्यू दोनों में निकालते हैं, फिर कुछ ट्राई करते हैं डिवाइड करने का। तो मान लो मैं आर को यही रहने देता हूं, इसमें देखो अगर मैं लिखूं तो आर कॉस थीटा माइनस ये क्या आ जाएगा, इधर लाएंगे तो म्यू साइन थीटा आ जाएगा, ये इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन नंबर मान लो 1 हो गई। अब यहां पे भी आर वालों को एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं, ये जो आर वाले हैं इनको एक तरफ लाएंगे तो ऑलरेडी एक तरफ ही है ना, तो एक तरफ हो जा, तो ये ऑलरेडी एक तरफ ही हो रखा है। कह रहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं है लड़ाई वड़ाई से, मैं एक तरफ हो रखा हूं। अगले पेज पे लिख देते हैं, यहाँ पे आ नहीं रहा, तो आर साइन थीटा, मैं यहीं पे लिखना शुरू कर रहा हूं, आर साइन थीटा, इसको रब कर लेते हैं, हाँ जी क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा, आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा, आर को बाहर ले लेते हैं, आर को बाहर ले लेते हैं, आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा आ रहा है मेरे ख्याल से, इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, ऐसे कुछ आ रहा है, आर कॉस थीटा, हाँ एम बी स्क्वायर बाय आर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दोनों में आर एक तरफ है, एम जी वाले एक तरफ है, तो क्या करते हैं दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, आर भी कट जाएगा एम भी उड़ जाएगा, क्या बात है, आर भी गया एम भी गया। डिवाइडिंग कुछ भी कर लो, 1/2 या 2/1 कर लो, हमें v चाहिए तो 2/1 कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 है हमारी आर साइन थीटा। दोबारा लिख लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं ताकि टीचर 5 नंबर दे दे पूरे, तो भाई इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। और यहां पे क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी, आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आ रहा ना, इक्वल टू एम जी, राइट। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको दोनों को डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड करोगे तो ये r कट गया और ये आपका m कट गया, तो क्या आया, वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू, वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू, राइट हैंड साइड तो ये आई और लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, मैं उल्टा लिख रहा हूं, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो v का वैल्यू अगर हम निकालें यहां से, अब v का वैल्यू अगर हम निकालें तो v कितना आएगा हमारा, अगर हम v निकालें यहां से, या आप चाहो तो यहाँ पे तो एक काम और कर सकते हो, आप चाहो तो उसको कॉस थीटा से डिवाइड भी कर सकते हो, तो टेन थीटा बन जाएगा प्लस म्यू, है ना,
तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू, अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय कॉस किया मैंने, डिवाइड बाय कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या है टेन थीटा प्लस म्यू इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आया था, तो वी स्क्वायर बाय आर जी आया, वी को आप चाहो इसको आर जी को यहां ले आओ, और वी आपका जो आएगा फिर क्या आएगा, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ओ भाई बड़ी मेहनत लगी, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हम लोगों ने जो है ड्राइव कर लिया एक्सप्रेशन कि अगर हमारा जो है ये एंगल हमारा दिया हो हमें और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हो तो हमारा जो वैल्यू आती है कितनी आती है, ठीक है। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे म्यू ना होता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना होता, तो वैल्यू क्या आती है, म्यू अगर 0 होता है, इफ म्यू इज 0 तो क्या आएगा वैल्यू हमारा, इफ म्यू इक्वल टू 0, स्पेशल केस है ये, म्यू इक्वल टू 0 तो क्या आएगा, v इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो v इक्वल टू म्यू अगर 0 पुट करेंगे तो आर जी रूट का आर जी टेन थीटा, रूट का आर जी टेन थीटा, और म्यू तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में 0 और अपॉन में 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो अपॉन में 1, तो टेन थीटा प्लस का 0 1 माइनस 0, यानी कि ये क्या आ जाएगा, म्यू आर जी वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा आ जाएगा, केवल रूट में स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा आ जाएगा, और आप चाहो तो इसको यहां ले आओ, अगर आप इसको यहां ले आओगे, अगर आप इसको यहां ले आओगे तो टेन थीटा क्या आया, वी स्क्वायर बाय आर जी आया, ठीक है। तो यहां से देखो वही बात प्रूव हो गई जो हमने प्रूव किया था, जैसे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में प्रूव किया था, तो कार में वही चीज प्रूव हो गई, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो कोई भी क्वेश्चन आपका जो आएगा, यूजुअली फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल डेरिवेशन के लिए है, यूजुअली जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये तो फ्रिक्शन आएगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला केस आता है, जो हमने ऑलरेडी किए हैं कई सारे क्वेश्चन, इस वाले केस में नहीं आता, बैंकिंग में यूजुअली फ्रिक्शन नहीं आता, केवल डेरिवेशन के लिए है, अदरवाइज आपका केवल बैंकिंग से, अगर आप इस केस में क्या हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन से की वैल्यू 0 है, तो जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा वो कौन कराएगा, बैंकिंग ऑफ द रोड के कारण प्रोवाइड होगा, मतलब वो उसका जो कंपोनेंट होगा आर का कंपोनेंट, वही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना, वही कंपोनेंट क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करेगा, आर का जो कंपोनेंट होगा। तो यहां पे जो है इसलिए ये वैल्यू आपकी सेम आ रही है, ठीक है। अगर म्यू होगा तो फिर वैल्यू वाली आएगी जो पहले वाली थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी प्रूव कर दिया। तो भाई इस तरीके से हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लिए हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि भाई पेपर में नंबर नहीं कटना चाहिए एक भी। और भाई आप लोग बाकी वीडियो आपकी जो न्यूमेरिकल वगैरह की है वो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर आई बटन पे जा सकते हैं, और आप कमेंट करके लिखिएगा कि आपके पेपर कैसे जा रहे हैं, या आपके पढ़ाई कैसे चल रही है, फिजिक्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अब नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तो वर्क एनर्जी पावर की अगली वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं नए चैप्टर में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।